नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, चलिए फिर चलते हैं जयपुर, गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी। चूंकि हमारे बहुत सारे वीडियो राजस्थान की राजधानी की राजनीति से जुड़े हुए क्रमवार आ रहे हैं और ये एक संयोग है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के हैं, कार्यकर्ताओं के हैं, कुछ बागी तेवरों के हैं। लेकिन आज का वीडियो कुछ खास है, क्योंकि आज का वीडियो एक ऐसी शख्सियत का वीडियो है, महिला है और महिला के साथ साथ जो राजनीति में जिनकी शुरुआत होती है संघ परिवार से जुड़ करके, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ करके, फिर वार्ड से चलती है, यानी एकदम नीचे से शुरुआत करती है। वार्ड के अध्यक्ष से लेकर के राजस्थान प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बनती है। उसके साथ साथ वो कई पद आते जाते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महिला आयोग की अध्यक्षा भी बनती है। राजस्थान के लोग मेरी इतनी भूमिका से शायद जान गए होंगे, जयपुर के लोगों को जानने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे दूसरे व्यूवर्स जो देश भर से और विश्व भर से राजस्थान की राजनीति को सुनते हैं, समझते हैं, उनके लिए अब नाम बताना जरूरी हो जाता है। आज हमारी खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जो इस वक्त जुड़ रही हैं, वो हैं श्रीमती सुमन शर्मा जी। सुमन जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। सुमन जी, बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो आपके लिए शुभकामना, मंगल कामनाएं। कुछ दिन पहले आपकी हमारी बात हुई थी, उस वक्त आप कोरोना पॉजिटिव थी, तो आपकी हमारी बात नहीं हो पाई। और अब हमें बहुत खुशी है, आप एकदम स्वस्थ होकर के हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। अब आपको बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है सुमन जी? जी, ऐसे तो बीमारी के दृष्टिकोण से तो मैं नेगेटिव हो गई हूँ, पर पर्सनली मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं सरकार हो, समाज हो या आसपास के लोगों सबसे जुड़ती हूँ। तो नेगेटिव आज जरूर हुई हूँ मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वेरी पॉजिटिव और बहुत अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही। कोरोना पॉजिटिव कहने से डर लगता है, लेकिन ये पॉजिटिव जो शब्द है हमारी जिंदगी में अगर जुड़ा रहे, मेडिकली दूर रहे, बीमारी से न रहे पॉजिटिव, विचारों से पॉजिटिव बना रहे, जो कि आवश्यक है। और यही बात आपने कह दी कि बीमारी से नेगेटिव होना जरूरी है, लेकिन विचारों से मैं पॉजिटिव थी, पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव रहूंगी। सुमन जी, आपका राजस्थान की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो आपके बारे में हमने जाना है, समझा है, सुना है, उसे लगता है कि आप लंबे समय से इस राजनीति में सक्रिय रही हैं और पार्टी ने भी आपको समय समय पर बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं और आप इन जिम्मेदारियों को आपने बहुत सजगता से निभाया है और आप अभी पार्टी की स्पोक पर्सन भी हैं। तो कुछ सवाल एक पार्टी की प्रवक्ता के रूप में आपसे बनते हैं और ये देखना होगा कि आप कितनी ईमानदारी से जवाब देती हैं। लेकिन हमारा सवाल सबसे पहले ये बनता है सुमन जी कि जयपुर नगर निगम के चुनाव में आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो असंतुष्टि दिखी, टिकटों के आवंटन को लेकर के जो विरोधी तेवर दिखे, उस पर सुमन शर्मा का दृष्टिकोण क्या है? गलती कहाँ हुई? कार्यकर्ताओं ने गलती की, नेतृत्व ने गलती की, या कुछ विधायकों के पास टिकट की दारोमदार थी, उन्होंने गलती की? देखिए, आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। आप स्पोक्स पर्सन के नाते भी पूछे और इन जनरल भी, जब पार्टी का विस्तार होता है, संगठनात्मक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, तो थोड़ी बहुत टकराहट होना एक लाजिमी सा सवाल, ये सिस्टम है। तो इसको लेके कि बहुत ज्यादा असंतुष्ट था या बहुत ज्यादा संतुष्ट थे, ये नहीं। ये पार्टी का क्रेज है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो स्वाभाविक रूप से हर को लगता है कि मुझे ये अवसर है और मुझे मिलना चाहिए। लेकिन उनको उन सारे सवालों और जवाबों के साथ लोगों के क्वेरीज को शांत करते हुए हम लोगों ने जयपुर नगर निगम में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अगर आप देखें तो हमने ग्रेटर में अपनी टीम बनाई और हेरिटेज में हमने उनको नाको चने चबवाया। वो बहुत अच्छे कंफर्टेबल स्थिति में नहीं थे। उन्होंने नगर निगम को 2 पार्ट किया। जयपुर की हृदय स्थली के आत्मा के 2 टुकड़े करने के बावजूद भी हम
को तोड़ने की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हम एक रहे और हेरिटेज को वो अपना समझ रहे थे, वहाँ उनको बहुत दिक्कतें आई। बहुत ज्यादा मार्जिन का अंतर नहीं रहा, जहाँ वो सोच रहे थे कि हो जाएंगे हम, क्योंकि टुकड़े वाले गैंग में वो लोग बिलीव करते हैं, जो जिनके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, आप समझ रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी। वो हमेशा टुकड़े टुकड़े करके देश को भी बांटती रही है, पहले भी की है, आगे भी उसी आधार पे राजधानी और 3 बड़े शहरों को इन्होंने टुकड़े किए थे। लेकिन नियर बाय हम लोग रहे, हमारा 3 पे राज है, उनका भी ठीक है, उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर विभाजित किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी संतुष्ट हैं, हमारे बोर्ड भी बने और हम लोग ठीक है। वो आवाज को जरूर आप लोगों ने मुखर किया कि बहुत असंतुष्ट है। देखिए, हर को लगता है कि हमें मिलनी चाहिए, अवसर है, इसके बाद हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखा जाएगा जिन्होंने पार्टी की बात को समझ के पार्टी के साथ खड़े रहे। आगे बहुत सारे अवसर हैं, यही अवसर अंत नहीं है। लेकिन सुमन जी, कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी रहे जो बागी हुए और जो अधिकृत भाजपा के उम्मीदवार थे उनको भी उन्होंने हरा करके चुनाव में जीते हैं। इसका मतलब पार्टी ने कहीं भूल तो की है। देखिए क्या है, एक तो ये कोविड का काल था, आप लोग को मालूम है अच्छी तरीके से। 1-to-1 जो हमारा इंटरेक्शन होता है टिकट के समय, हम लोग समितियां बनती हैं, नीचे स्तर तक जाके हम लोग सारा स्टडी करते हैं, रिपोर्टिंग होती है। मैंने 3 टायर सिस्टम हमारे यहाँ है कि एक रिपोर्टिंग वार्ड से आएगी, फिर मंडल में आएगा, फिर जिले में जाएगा, देन डिसाइड होता है कि क्या सिचुएशन है। तो उतनी माइन्यूटली से हम लोग की टीम अभी सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाई। बहुत 100% करने की हमने कोशिश की, परंतु उतनी माइन्यूटली नहीं हो पाई। इसलिए एक आध ऐसी गलतियां आपको नजर आ गई होगी कि डिजर्विंग कैंडिडेट हमसे छूट गए। और आपको पता है कि इस पॉलिटिक्स में सामने वाले को देख के भी टिकट डिसाइड होता है, कई बार सिचुएशंस ऐसे बन गए थे। लेकिन अल्टीमेटली जो हमको छोड़ के वो हमारे साथ हैं आज भी, चाहे वो जीते हो चाहे नहीं जीते हो, वो वापस अपने घर को आ गए। सोमन जी एक बात आपसे कहूंगा, जो जीते वो तो सिकंदर होते हैं, क्योंकि विजय को दुनिया सलाम करती है। नहीं, लेकिन मैंने आपने देखा जो जिनका मुकद्दर सिकंदर नहीं बना उनको भी हमने जोड़ लिया, उनको भी चुनाव वो जरूर लड़े, हार गए, पर आज हमारे साथ हैं, वो उनके घर में वापसी हो गई है। नहीं, सबकी तो नहीं हुई है, मेरे पास जो खबर है, जो आना चाहे। अच्छा, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, बिल्कुल खुले हैं। चलिए, आप एक स्पोक पर्सन के रूप में आप पार्टी की बात कह रही हैं, आपका बयान आधिकारिक बयान है, जो लोग सुन रहे हैं और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनके लिए निश्चित रूप से बहुत सुकून की बात है। आपने ये बात कही है, बहुत अच्छी बात है। सुमन जी, मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर धनबल का प्रयोग नहीं चलता, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी आई है कि टिकटों के आवंटन में आखिरी दौर में धनबल का प्रयोग हुआ है, टिकट उसे मिली जिसके पास पैसा था। नहीं, मैं इसको सिरे से खारिज करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में धन और बल की कहीं गुंजाइश नहीं है। ये हम लोग ने जब नारा है या हमारा जो थीम है हमारी पार्टी का कि गरीब को गणेश मान के हमें काम करना है, तो वहाँ कोई धन और बल की गुंजाइश नहीं होती है। वहाँ केवल और केवल श्रमिक कार्यकर्ता होने चाहिए, संगठित कार्यकर्ता होना चाहिए, अनुशासित कार्यकर्ता। कुछ आरोप ऐसे भी लगे हैं सुमन जी कि पार्टी ने अपने ही नियमों की खुद ही अवहेलना की है, पार्टी नेतृत्व ने। देखिए, जब चुनाव के मैदान में ये जंग है, आपको मैं बताऊं, चुनावी मैदान जो समर होता है, ये जंग इसका नाम है। इस जंग में बहुत बार बहुत सारी चीजें जायज हो जाती हैं, ये आप जानते हैं। जहाँ सिचुएशन है, अब वहाँ अगर मैदान में कूदे हैं तो हमको वो सारे अस्त्र और शस्त्र मैं मानता हूँ सुमन जी, फिर जब पार्टी नेतृत्व नहीं, मैं फिर आपसे एक बात कहूँ कि आप जो करें, यानी नेता जो करे, पार्टी नेतृत्व जो करे, वो तो जायज, और पार्टी कार्यकर्ता अगर वो कर ले तो वो नाजायज, दोनों बातें नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है। हमारी थीम जो एकदम क्लियर कट है, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता या हमारी टीम, हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। एक पूरी कंबाइंड टीम होती है जो हर चीज का निर्णय करती है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रांतीय स्तर पे हो। तो एक व्यक्ति तो हमारे यहाँ वन मैन आर्मी शो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो संगठनात्मक निर्णय, संगठन के लोग संगठित हो गए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपके यहाँ वन मैन शो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तभी ये भी आरोप लगा है कि विधायकों के बीच में और पार्टी नेतृत्व के बीच में तकरार चली है टिकट आवंटन को लेकर के, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। नहीं, ये डिस्कशन के फेज होते हैं जिसमें विधायक से भी डिस्कशन किया जाता है और संगठन के पदाधिकारियों से भी किया जाता है। मिलके ही तो होता है ना, संगठन ही तो निर्माण करता है विधायकों का, सांसद का। संगठन से बड़ा क्या
क्या है आप बताइए। संगठन सर्वोपरि है। आज मुझे संगठन में जगह मिली है, कल को मैं विधायक या सांसद बनती हूँ तो ये ड्यू टू संगठन ही तो होगा। तो हमारे लिए सर्वोपरि संगठन है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आपने एक बहुत अच्छी बात की। मुझे एक सवाल दे दिया सोमन जी। 2022-23 जब भी आपके यहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं, सुमन शर्मा ने संगठन के विभिन्न पदों को सुशोभित किया है। विधायक बनना भी चाहेंगे? ऑफ कोर्स, मैंने तो कई इंटरव्यूज में कहा है कि मैं यहाँ कीर्तन करने नहीं आई हूँ, राजनीति करने आई हूँ। या इट्स करेक्ट। मतलब मैं वो दोहरा चरित्र लेके नहीं जीना चाहती हूँ। मैं अगर राजनीति को अपना करियर बनाई हूँ, राजनीति में आई हूँ, तो मैं स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप्स हैं। हम संगठन में तो काम करेंगे ही, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम विधायक भी बनेंगे, जरूरत पड़ी तो हम सांसद भी बनेंगे। ये बिना सपनों की उड़ान थोड़ी होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। आप सपने नहीं संजोएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरे इस लेकिन वो है सुमन जी, लेकिन सबके सपने साकार नहीं होते। कई बार योग्य और काबिल लोग सपनों के साथ सोचते रह जाते हैं और नाकाबिल लोगों को उड़ान मिल जाती है। तब हमारे सपने उस समय ऐसे हो जाते हैं। मैं बहुत आपको बताऊं कि 88 से जब मैंने राजनीति सफर शुरू की थी, 24-25 साल की थी। अब हम 52-53 क्रॉस कर रही हूँ। मैंने 50 की उसमें अभी हूँ। तो कई बार ऐसे मौके मिले कि जहाँ मुझे लगता था कि आई एम डिजर्विंग, मुझे टिकट मिलना चाहिए, और मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर के लिए जरूर अवसाद में मन होता है, लेकिन बाद में लगता है कि हमने इनको विधायक बनाया, हमने उनको विधायक बनाया। तो ये जो हमने बनाया वाला आ जाता है भाव, तो संगठनात्मक जागृति होती है और लगता है कि हमने अपनी पार्टी के लिए काम किया। तो ये सपने उड़ान भरना नहीं रोकते हैं, ना हमारे पंख कटते हैं। हमें लगता है कि हमने इतने विधायक बना दिए, ये हमारे ही तो प्रयास हैं। तो ये जो पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो आप बनाते रहोगे। कभी दिल ये भी पूछ सकता है कि अरे आप कब बनोगे? ये फिर हम लोग बहुत ईश्वर में बिलीव करने वाले लोग हैं, और हमेशा आपको पता है कि ये डेस्टिनी जो है वो ईश्वर निर्धारित करता है। तो ऐसे लोग कहते हैं ना कि ऑल थिंग डिसाइड बाय हेवन। तो ये चीज वही डिसाइड होती है। हमें अपना कर्म करना चाहिए, और कर्म में सबसे बड़ी बात है मेरा जो मैं अगर ये कहूँ कि मेरा ये लाइफ का पंच लाइन है जिसको लेके मैं जीती हूँ, वो है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसमें मैं बहुत अपने आप को समेट लेती हूँ। कर्म का सिद्धांत, सुमन जी, कर्म का सिद्धांत क्या ये भी बताता है कि ईश्वर ने आपको योग्यता दी है तो आप उस योग्यता का प्रयोग न करो, आधिकारिक प्रयोग न करो। नहीं, प्रयोग हो रहा है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये भी दूसरा लाइन है उसका। तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर यही पार्टी के लोग सुन लेंगे तो सुमन शर्मा जी के लिए तो संदेश चला गया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वो उस स्थिति में जब आप सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ मिलना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिविटी के साथ आपको जीवित रखता है, आपको सक्रिय रखता है, और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सोमन जी, कितनी बार ऐसा सोचोगी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है? कितनी बार ऐसा सोचोगी? कितनी बार? क्योंकि उम्र का कारवां बढ़ता जा रहा है, जिंदगी की दौड़ आगे बढ़ती जा रही है। फिर एक बात मैं कहूँ आपको बहुत ही फ्रैंकली, क्या अगले जन्म तक भी इंतजार करोगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, अगर मेरी डेस्टिनी में ये लिखा है, मुझे काम मिल रहा है ना, मैं खाली नहीं बैठी हूँ, मैं संगठन का काम कर रही हूँ। तो संगठन के काम में जो संतुष्टि है वो कहाँ है एमएलए और एमपी में? तो ऐसा नहीं है कि वो भी संगठन का ही कार्य है, एमपी बनिए, एमएलए बनिए, और ये भी संगठन का डायरेक्ट काम है। तो इच्छा तो होती है। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गई हूँ, लेकिन जब मैं जो प्राप्त है, जो पर्याप्त है ना, ये सुनती हूँ तो फिर मैं दौड़ने लगती हूँ। तो ये मेरे लिए पंच लाइन है जो मुझे जीवित रखता है, मुझे सक्रिय रखता है, और मुझे आगे की दिशा दिखाता रहता है। मतलब आप यही संदेश अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं जिनके सपनों की उड़ान जब उड़ती है तो पतंग की डोर हाथ से छूट जाती है और वो इसे संभाल नहीं पाते, वे दंगल में उतर जाते हैं बागी बन करके। आप उन्हें कहना चाहती हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है? जी बिल्कुल, मैं उनको संदेश देना चाहती हूँ कि घबराइए नहीं। जीवन के डगर पे राजनीतिक सफर बहुत कटीले हैं, पथरीले हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए। धैर्य अपना नहीं खोएं और बिंदास होकर राजनीति करें। दोहरे चरित्र के साथ राजनीति ना करें। आप जो अंदर है वही बाहर दिखना चाहिए। राजनीति में आजकल कहते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन अपनी जो हमारी जो टीआरपी है या हमारा जो ब्रांड है, बिल्कुल
ब्रांड जी आपका, उसको चेंज मत कीजिए। अगर आपने चेंज कर दिया तो आप बदल जाएंगी, फिर आपकी मंजिलें बदल जाएगी, फिर आपके सपने बदल जाएंगे। सुमन जी आपने बात बहुत अच्छी कही है, लेकिन राजनीति में चेहरे तो होते ही नहीं, मुखौटे होते हैं और जो हर जगह बदलते हैं। नहीं, मैं नहीं मानती। अभी भी राजनीति में ऐसे लोग हैं जो आपकी हंसी बहुत कुछ मान रही है। आपने इस यहाँ पर जो आपकी मुस्कान आई है वो ये बता रही है कि हाँ मुखौटे तो होते हैं। सोमन शर्मा का नहीं होगा, मैं सोमन शर्मा के लिए नहीं कह रहा हूँ ये, लेकिन हमारा भी मुखौटे जो होते हैं वो ज्यादा दिन टिकते नहीं है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ठीक है हाँ, कि बहुत ज्यादा कई बार हम सुनते हैं कि भाई हाईजैक होके आ गए या स्काई लैब हैं, ये सब थोड़े दिनों तक चलते हैं। बाद में अगर जिनकी जमीन नहीं होती वो आसमान में नहीं उड़ सकते, मेरा ऐसा मानना है। जिनकी जमीन होगी वो कभी न कभी जरूर आसमान में उड़ेंगे। आप देखिए कि पतंग की बात आपने की, तो मैं बताऊँ पतंग को जब ढील मिलती है तो बहुत ऊंचाई पे हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी कट भी जाते हैं। हम ऐसे पतंग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, आसमान में दिखते रहेंगे, चाहे सांसद हो नहीं, चाहे विधायक हो ना, हम आसमान में हमेशा दिखने वाले पतंग हैं, कटने वाले पतंग नहीं है। कटने वाले पतंग नहीं है। तो सुमन जी 2022-23 का जब चुनाव होगा जी, हम आपको संगठन में देखेंगे या विधायक के लिए लड़ते देखेंगे? देखिए हमारे लिए दोनों जगह सुरक्षित है, जो हमें मिलेगा मैं उसको स्वीकार करूंगी। मतलब जो मिलेगा उन्हें स्वीकार करोगी। सोमन शर्मा आवाज नहीं उठाएगी, ये तय है। आवाज तो परिवार में उठती है ना, परिवार में आवाज, मतलब हम लोगों के सामने नहीं बोलोगे, कहने का मतलब तो फिर हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता कैसे होंगे? अगर अनुशासन हमारा परम सिद्धांत है और हम वही झूठ के बाजार के थ्रू टिकट लाएं या आवाज उठा के टिकट लाएं, ये हमारे कार्यशैली में नहीं है। पर कई बार जानता है, कई बार हमें पहचानता है, कई बार अच्छे लोग, सोमन जी कई बार अच्छे लोग को मजबूर होके कहना पड़ता है कि बात जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर बात जुबान से बाहर निकल जाती है। कई बार कई तरह की सिचुएशंस होते हैं। तो मैंने कहा ना कि पेशेंस लेवल, एक धैर्य का लेवल हर व्यक्ति का एक समान नहीं होता है। कई में बहुत ज्यादा उदारता होने के बाद भी थोड़ी सी उच्छृंखलता आ जाती है, जो फिर आपका जो दिमाग होता है वो स्थिर नहीं रहता है और आपको लगता है कि हमने जितना किया उतना हमें रिटर्न नहीं हुआ। तो पहली बात, पॉलिटिक्स अगर आप करने आए हैं और ईमानदारी से करने आए हैं, अच्छी पार्टी से जुड़ के करने आए हैं, तो आपको खोना और पाने का हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए। वो वही खाता अपने घर छोड़ के आइए और जो कर सके करते रहिए, पाने की उम्मीद मत रखिए, तभी आनंद आएगा, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। सोमन जी आप राजनीति में हैं, आप राजनीति में हैं, ये सही है, लेकिन मुझे लगता है आप उपदेशात्मक भाषण भी बहुत अच्छा बोलते हैं। आप अध्यात्म में होते तो शायद और ज्यादा सही होता, लेकिन आपकी बातें बहुत अच्छी है, एक प्रवक्ता के रूप में भी और एक विचारक और एक दार्शनिक के रूप में भी बहुत अच्छा लगता है। जब पार्टी में ऐसे लोग होते हैं तो बड़ी संजीदगी से बात होती है। सुमन जी एक बात मुझे बता दीजिए, अब हम अपने साक्षात्कार के एकदम आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। 2022-23 में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी कर रही है? राजस्थान में जी और केंद्र में राजस्थान में दोनों में हम बम्पर मेजोरिटी के साथ वापस कर रहे हैं। और आप देखिएगा माहौल तो अभी से ही बन गया राजस्थान। नहीं, केंद्र में सुनिए सुमन जी, केंद्र में तो मोदी का चेहरा है, राजस्थान में किसके चेहरे पे चलेंगे? देखिए चेहरा तो डिसाइड हमारी जो नेशनल वर्किंग कमेटी है वो करेगी। अभी सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हमारा जो लाइन है उस थीम पे अभी काम चल रहा है। चेहरा जो भी होगा, कमल का चेहरा होगा, वो नाम कुछ और हो सकता है, चेहरा तो कमल ही रहेगा। जी, मतलब सिंबल चलेगा। जी डेफिनेटली सिंबल चलेगा। हमारे यहाँ पप्पू राज नहीं है, हमारे यहाँ युवराज राज नहीं है। नहीं मैडम, आपके यहाँ पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, तब भी ये कहा जाता था कि अटल बिहारी के पीछे पार्टी चलती है, और आज वही बात है, मोदी के पीछे पार्टी चलती है, क्योंकि मोदी और अटल बिहारी ये नाम ऐसे बन गए हैं कि जो किसी सिंबल के मोहताज नहीं है। पार्टी उनकी नाम के उनके चेहरे की मोहताज है। नहीं, ये आप ये बोले मोहताज की बात, लेकिन कभी नरेंद्र मोदी जी का साक्षात्कार करें तो आप उनकी जुबानी सुनिएगा। नहीं वो नहीं कहेंगे। देखिए वो कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा। बात है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे संगठन ने ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए जो विश्व का चेहरा बना और विश्व उनको देखने को निहारने को आतुर रहता है। तो ये हमारी पार्टी और हमारे संगठन की देन है।
देखिए आपकी पार्टी में आज राजस्थान में मैडम का चेहरा है फिर भी, हालांकि चलिए पिछले चुनाव में बहुत लोकप्रिय, हाँ, बहुत लोकप्रिय लीडर रही हैं। लेकिन इस बार कुछ खामोशी है, इस बार कुछ खामोशी है सुमन जी। वो इन चुनाव में भी नहीं दिखी है। नहीं, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी उनको मिली है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, पूरा राष्ट्र अब उनके हवाले है। वो कोई राजस्थान के लिए नहीं है, लेकिन जब जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वो बिल्कुल आती है। इस बार कोविड काल में आप देखिए कि ये पूरा 1 ईयर जो अपना रहा है, इसमें तो बहुत वर्चुअली सब चीज चल रहा है। फिजिकली लोग ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे हैं, तो वर्चुअल वो सब जगह जुड़ती है, सब जगह मिलती है, सब जगह बातें करती है। जैसे सपोर्ट करना है, जो आवश्यकता है पार्टी को, बिल्कुल फुलफिल करती है। चलिए सुमन जी, आप हमारे से जुड़े, आपने हमारे तीखे मीठे इधर उधर भटके अटके सभी सवालों को अपनी वाक चातुर्यता से, जिनको जवाब देना था जवाब दिया, जिनको जवाब तो आपने सभी के दिए हैं, नकारा तो आपने किसी को नहीं है, लेकिन अपनी शैली में घुमा दी है बात को। ये वाक चातुर्यता है, ये एक पार्टी के स्पोक पर्सन की काबिलियत भी है, जिसे बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं, कतई कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आपकी स्वस्थता की मंगल कामना, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, हमारे साथ थी सुमन शर्मा, तेज तर्रार नेत्री। आपने खुद देखा कि किस तरह से अपनी वाक पटुता से सवालों को जवाब तो दे रही थी, लेकिन जिन सवालों को टालना था उन्हें दूसरी तरफ घुमा करके बड़े शानदार स्ट्रोक खेल रही थी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक बार पुनः सुमन जी बहुत बहुत आभार हमारे व्यूअर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। आपके तीखे सवालों में आनंद बहुत आया। जी जी जी, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।